नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्वतंत्रता की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम लगातार अगले 1 घंटे तक आपको बताएंगे कि कैसे देश भर में मनाया जा रहा है आजादी का जश्न। साथ ही आपको बताएंगे कि दुनिया भर में किन किन जगहों पर आजादी के इस दिन का आयोजन किया गया। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्र आज मना रहा है 75वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। अगले 25 सालों के रोड मैप की घोषणा की। अमृत काल का दिया नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर दिया जोर। जल्द ही प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की होगी शुरुआत। 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं से बड़े पैमाने पर होगा रोजगार सृजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को किया याद। कहा, महान नेताओं ने रखी मजबूत भारत की नींव। प्रधानमंत्री ने कहा, समाज के वंचित तबकों को किया जा रहा है सशक्त। सरकार ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए किया आरक्षण सुनिश्चित। देश भर में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। प्रदेशों में भी दिखी स्वतंत्रता दिवस की धूम। राज्यों की राजधानियों में मुख्यमंत्रियों ने किया ध्वजारोहण। और विदेश में भी विभिन्न भारतीय मिशनों और दूतावासों में मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। कई जगहों पर इमारतों को तिरंगे के रंग से सजाया गया। आज 15 अगस्त है और देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आज गर्व से लहरा रहा है हमारा तिरंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर का भी आज निरीक्षण किया। सेना पुलिस समान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल। The world gets more interconnected and interdependent. Nations
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब देशवासियों को संबोधित किया तो उन्होंने सभी वर्गों की आकांक्षाओं और उनके उद्देश्यों का ख्याल रखा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में युवाओं के साथ साथ वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, खिलाड़ियों से देश निर्माण में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान सबसे पहले देश की आजादी में योगदान देने वाले महापुरुषों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज देश उन्हें याद कर रहा है। देश इन सभी महापुरुषों का ऋणी है। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड के टीके के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहने दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर गर्व है। हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए आज किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ा। पोलियो की वैक्सीन पाने में हमारे कितने साल बीत गए थे। इतने बड़े संकट में जब पूरी दुनिया में महामारी हो तब हमें वैक्सीन कैसे मिलता, लेकिन भारत को शायद मिलता कि नहीं मिलता और कब मिलता, लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। 54 करोड़ से लोग, 54 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लगा चुके हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे लोगों के साथ खड़ी हैं। आज भी देश के कुछ इलाकों में बाढ़ है, भूस्खलन की हुए हैं, कुछ पीड़ादायक खबरें भी आती रहती हैं। कई क्षेत्रों में लोगों को जिस मुश्किल बढ़ा दी है, ऐसे समय केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सब उनके साथ मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जोड़ा सबका प्रयास। उन्होंने कहा कि हमारे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है। हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आप को भी बदलना ही होगा। बदलते हुए युग के अनुकूल हमें भी अपने आप को ढालना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी सलाम किया। ओलंपिक में अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लाल किले पर मौजूद ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में तालियां भी बजवाई। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीटों का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इस बार के समारोह का नजारा कुछ अलग ही था। इस बार प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले एथलीटों को भी आमंत्रित किया था। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एथलीट
पदक जीतने वाले खिलाड़ी और भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, दूसरी बार ओलंपिक में पदक जीतने वाली पीवी सिंधु, रजत पदक विजेता रवि दहिया भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। देश के नाम संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में भारतीय एथलीटों द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लाल किले पर मौजूद ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान तालियां बजवाकर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एथलीट्स पर विशेष तौर पर हम ये गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने दिल ही नहीं जीता, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को, भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। आज इस आयोजन में ओलंपिक में भारत के युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में हैं। कुछ यहां हैं, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहां मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान, देश, करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इन जवानों का, देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एथलीट्स ने विशेष तौर पर हम ये गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता है, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी, भारत की युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। भारत ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 पदक जीतने में सफलता पाई। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए। टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मॉस्को ओलंपिक 1980 के बाद ओलंपिक में पहला पदक जीतने में कामयाबी पाई। वहीं वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और पहलवान रवि दहिया ने रजत पदक अपने नाम किए। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, कुश्ती में बजरंग पूनिया और बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन को कांस्य पदक मिले। सुधाकर दास के साथ अरुण कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने आवास से निकलने के बाद प्रधानमंत्री सीधे राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर, जिसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे लाल किला। और इस वक्त हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, आजादी का जश्न मना रहा है आज देश, लेकिन अमृत महोत्सव के लिहाज से अगर हम देखें, प्रधानमंत्री का संबोधन सर्वसमावेशी, सभी मुद्दों पर रोशनी डालता हुआ और सारे देशवासियों से आह्वान करता हुआ, कितना महत्वपूर्ण है 75वीं वर्षगांठ पर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के साथ सबका प्रयास का भी जोड़ना, किस तरह का आह्वान देशवासियों के लिए?
जी बिल्कुल, ममता और प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है, देश के सबसे ओजस्वी वक्ता ही नहीं है, जो एक स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले नेता ही नहीं है, बल्कि अगर कहें तो प्रधानमंत्री सबको जोड़ने का काम करते हैं, सबको प्रेरित भी करते हैं। और जो उनकी नीतियां रही हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा एक तरह से रोल जो पीपल पार्टिसिपेशन का रहा है, पीपल का रहा है। चाहे स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लीजिए, जनधन खातों की बात कर लीजिए, जो बैंक में एक खाता नहीं खुल पाता था, करोड़ों खाते खुल गए। तो इस तरह के तमाम जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी बीते 7 वर्षों में लेके आए, उसमें बहुत बड़ा रोल उन्होंने जो लोगों को प्रेरित किया इसमें अपने योगदान के लिए। और निश्चित तौर पर आज जब उन्होंने नए भारत के लिए लोगों को संकल्प दिलाया है आजादी के पर्व के दिन, तो निश्चित तौर पर यह संकल्प नए प्रयासों का है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ अब सबके प्रयास की भी जरूरत है। अगले 25 वर्षों में हम जो नए भारत का जो अमृत काल हम देख रहे हैं, जो हमने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तय किया है, तो उसमें सबके प्रयासों की एक बड़ी भूमिका। प्रधानमंत्री जिस तरह से तमाम कार्यक्रमों में लोगों को जोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर उम्मीद जरूर की जा सकती है। उन्होंने कहा भी कि ऐसा नहीं है कि ये 25 साल तक हमें ये कार्यक्रम करने हैं, हमें जल्द से जल्द इन तमाम चीजों को पूरा करना है। और मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज आज के कार्यक्रम में थी, जो उन्होंने सैचुरेशन की बात की, तमाम कार्यक्रमों को लेकर एक एक व्यक्ति तक वो फायदा पहुंचे। अगर जनधन अकाउंट है तो एक एक व्यक्ति का वो जनधन अकाउंट खुलना चाहिए, एक एक व्यक्ति को जो सरकार के तमाम जो कल्याणकारी कार्यक्रम है उसका लाभ मिलना चाहिए। सुधाकर, तो प्रधानमंत्री की जो सोच वो पहुंचना चाहिए। एक बहुत बड़ा ऐलान आज लाल किले के मंच से प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों का आधार रहेगा एक जो देश की जो सामूहिक शक्ति है, तमाम की जो ऊर्जा है, उसके सहारे प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण में लगना चाहते हैं। ममता। सुधाकर, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे बात आगे भी जारी रखें, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, उसमें जो योजनाओं की घोषणाएं की हैं, उसको लेकर दिखा देते हैं दर्शकों को कि क्या बड़ी घोषणाएं हैं जो आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से की हैं। को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी। देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव आपको मालूम होगा, हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया है। 12 मार्च से शुरू हुआ है और 2023 15 अगस्त तक इसको चलाना है। उत्साह भर से आगे बढ़ना है और इसलिए देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़े करके रही होगी। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है, क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में
नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा। मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को इस बात को कभी नहीं भूलना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं वो सिर्फ आपकी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है। उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है, भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, भारत के कोटि कोटि लोगों का विश्वास जुड़ा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को कहता हूं, आपका हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में ले आया जाता रहेगा, उसे खरीदने वाला कहेगा, बड़े गर्व से कहेगा, सीना तान करके कहेगा, हाँ ये मेड इन इंडिया है। ये मिजाज चाहिए। अब आपके मन में दुनिया के मार्केट में छा जाने का सपना होना चाहिए। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है। देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाई कर दिया जाएगा। इसलिए आज देश में खेलों में टैलेंट, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म लाने के जो अभियान चल रहा है, इस दशक में हमें उसे और तेज करना है और व्यापक करना है। तो सुधाकर, हमने भी दिखाई वो बड़ी घोषणाएं जो प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में देश के सामने की हैं। ऐसे में जो क्लीन एनर्जी की बात पीएम हमेशा करते आए हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन कहा गया है, क्योंकि कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, चाहे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या फिर प्रदूषण के में कम करने में या अपने कार्बन बैंक को भी कम करने में अपने योगदान की बात करें। जी ममता, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं? जी सुधाकर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ही से जानना चाहती हूं मैं कि ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते भारत के कदम, ये कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो भारत के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ममता, और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। अब देखिए, इसी लाल किले की प्राचीर से बीते 7 वर्षों में ये 8वीं बार प्रधानमंत्री ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और बीते 7 वर्षों में जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और जिन तमाम चीजों का उन्होंने ऐलान किया, हमने अपनी आंखों के सामने उसको जमीन पर उतरते हुए भी देखा है। लोगों को भरोसा नहीं होता था कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक तरह से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज मिल पाएगा, या फिर जो तमाम कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत 4.5 करोड़ से ज्यादा घरों में
अब नल से जल पहुंचने लगा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो मोदी सरकार का, इन तमाम कार्यक्रमों का ऐलान इसी मंच से हुआ था। तो आप इस बात की उम्मीद कर सकती हैं कि जो भी प्रधानमंत्री जी ने आज ऐलान किया है, तो उन प्रयासों को, उन ऐलानों को लेकर गंभीरता से आने वाले काम किया जाएगा। एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। नेशनल हाइड्रोजन मिशन एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के दिल के बहुत करीब है, और हम जानते हैं कि पर्यावरण संजीदा रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और शायद यही वजह है कि जो पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस समझौते में अगर बड़े देशों की बात की जाए तो भारत एक तरह से अगुवा है जिसने पेरिस समझौते को लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया है। क्लाइमेट जस्टिस की बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो निश्चित तौर पर एक फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है उस लिहाज से, और निश्चित तौर पर एक जो दूरदर्शी सोच है प्रधानमंत्री मोदी के, उस लिहाज से बहुत गंभीरता से इसको लेकर काम आगे बढ़ने वाला है, ये हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं। ममता जी, और इन बड़ी घोषणाओं में हम देखें सुधाकर तो महिलाएं भी दिखती हैं, बच्चे भी दिखते हैं, क्योंकि फोर्टिफाइड राइस की बात की जाती है तो जाहिर है पोषण पर जोर है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, यानी कि सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर काम आगे करना चाहती है। अगले 25 सालों का खाका आज खींच दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला है एक ब्रेक का, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा ये विशेष कार्यक्रम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी भारतीयों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे मामा जी, अब कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। आइए हम स्वतंत्रता की खुशियां मनाएं और सावधानी का भी ध्यान रखें। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम नरवणे और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर आज देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली स्थित निवास पर राष्ट्र ध्वज फहराया। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया और अपने कर्मचारियों के बीच मिठाई बांटी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने दिल्ली स्थित आवास पर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो आज आजादी के जश्न में हर किसी ने शिरकत की और केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली में ही अपने आवास पर तिरंगा फहराकर आज आजादी के जश्न में शिरकत की। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आजादी के आज के दिन के मौके पर मुंबई के IES राजा शिवाजी स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में स्वनिर्भर व्यवस्था होने से रोजगार की कमी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी मुख्यालय पर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में ध्वजारोहण किया। आजादी के जश्न में उन्होंने भी लखनऊ में तिरंगा फहराया। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने आज विशेष कार्यक्रम में शिरकत की। हमारे साथ आशुतोष शुक्ला सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, आज का दिन सारे देश दुनिया में जश्न आज़ादी भारत की मनाई जा रही है। ऐसे में अगर हम लखनऊ या उत्तर प्रदेश की बात करें, आज के मुख्य कार्यक्रम में क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने? देखिए ममता, मैं इस वक्त जो है प्रयागराज में हूं और प्रयागराज में भी प्रदेश में जिस तरीके से आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है उसी तरह से प्रयागराज में भी मनाया गया। और ख़ास तौर पर केंद्र सरकार ने जो इस पूरे महोत्सव को जो है एक अमृत का नाम दिया, कहीं न कहीं वह अमृत जो है पूरे प्रदेश में घुला नज़र आया। वो सरकारी योजनाओं के विभिन्न चरणों को लेकर के किस तरह से जो है हमारा जो है गांव बदल रहा है, किस तरह से वहां पर केंद्रीय सहायता पहुंच रही है। क्योंकि गणतंत्र आज बनाने में और आज़ादी पाने में जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, शहीदों का मन था, उनको यह मालूम था कि जो है अगर हमारी अपनी जो है आज़ादी होगी, हमारी अपनी व्यवस्था होगी, तो वह व्यवस्था हमारे देश के जो है जो दबे कुचले और शोषित लोग हैं उन तक जो है मदद पहुंचा करके उनको जो है आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कमोबेश पिछले 3-4 सालों में लगातार इस दिशा में काम कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रयागराज में खड़ा हूं, प्रयागराज में इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के यहाँ पर मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की थी। हमारे साथ कुछ लाभार्थी भी हैं ममता, और जिस तरह से आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहता हूँ कि ये फूस की झोपड़ी है जो पहले आसियाना हुआ करती थी। पूस की ठंड और जेठ की दोपहरी तो कट जाया करती थी, लेकिन बरसात में जो है इनको ज़बरदस्त कष्ट का सामना करना पड़ता था क्योंकि इनके पास पक्के आवास नहीं हुआ करते थे। दूसरा कष्ट ये था कि इन पक्के आवासों में अगर ये रहना शुरू कर दिए तो इनके पास जो है भीगी हुई लकड़ियाँ खाने बनाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने इनको आवास दिया है और गैस का जो है कनेक्शन दिया है इनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, उससे कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। हमारे साथ कई लाभार्थी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौजी लाल है सर। मौजी लाल, क्या क्या योजना आपको मिली? हमको जो है इंदिरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिला और जो है गैस सिलेंडर उज्ज्वला की तरफ से मिला, कनेक्शन मिला बिजली का साहब, और बच्चों को जो है बैंक खाता खुलवा दिया गया साहब। इस तरह से तमाम सुविधाएं हम लोगों को दी गई है। तो पहले से और आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आया? बहुत बड़ा फ़र्क हो गया साहब। कम से कम सुख की ज़िंदगी से जी रहे हैं। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम रेशमा देवी है। मेरा गांव भरहा, तहसील करछना, जिला। कुछ मिला आपको? मिला। पिछले बहुत पीछे तो मड़ई रही, कच्चा घर था, पानी बरसा रहा, कीड़ा मटोड़ा, वहाँ पर हर एक तरीके से परेशानी रही। अब तो हमको कॉलोनी मिल गई, आवास मिल गया, हमको बहुत सुविधा हो गया। गल्ला भी फ्री मिलता है, गैस मिल गई है, तो काफ़ी बच्चन के समस्याएं दूर हो गई है। आपको भी क्या कुछ मिला है? हाँ सही आवास मिला है हम लोग के। हाँ बहुत पहले से मिल गया है। कहाँ की झोपड़ी में रहे हनी, कुल चुआत रहा, हनी बहात रहा, हनी अब तो मिल गया आवास नहीं कुछ भी बच्चन के लेके सही से है। तो हाँ आपको क्या लाभ मिला है? हाँ सर, मुझे अब तक के मुझे राशन मिला फ्री वाला।
और क्या कहते हैं गैस मिला फ्री वाला, आवास भी मिल गया। आजीविका मिशन से हमें बहुत लाभ मिला। अब तक में समूसकी कारोबार किए हमने और राशन बच्चों के वितरण वाला पूरा कारोबार किए। इतना सारे लाभ अब तक हम। ममता, ये बदलते हुए भारत की एक तस्वीर है जो आपको ग्रामीण अंचलों में दिखाई देती है। पहले जो है जाने पर लोग जो है तमाम योजनाओं का लाभ किस तरह से उनको मिलेगा इसके बारे में जिज्ञासु रहते थे, लेकिन आज उन्हें सब कुछ पता है कि किस तरह से उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सकता है और उनके दरवाजे तक जो है सरकार चल करके आती है, उन्हें लाभान्वित करती है, उन्हें लाभ पहुँचाती है। ममता, केवल यही नहीं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे डिजिटल इंडिया की हम बात करते हों, चाहे सड़कों की बात करते हों, चाहे पेयजल की बात करते हों, सब में आमूल चूल परिवर्तन यहाँ गांव के लोग महसूस करते हैं। और आशुतोष, आपने जिन जिन लोगों से जो बात की है उस बात के जरिए ये तस्वीर स्पष्ट हो गई है कि उनके खाते खुल गए हैं, उनके पास आवास आ गया है, लेकिन उनको आजीविका के तहत काम का भी मौका मिल पा रहा है। यानी एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है उनकी जिंदगी में जो शायद वो पहले कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, ये असल तस्वीर हमारे सामने लाने के लिए। और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने भी आइजोल में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर AR ग्राउंड में आज तिरंगा फहराया। देश के कोने कोने में आज मनाया गया है जश्न आजादी और हर जगह विभिन्न राज्यों की राजधानियों में विशेष तौर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, परेड का आयोजन किया गया और तिरंगा भी फहराया गया। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी आज के दिन के मौके पर भुवनेश्वर में तिरंगा फहराया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी आजादी के जश्न में शिरकत की और चेन्नई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो पूरा देश आज मना रहा है आजादी का जश्न। हमारे साथ नितेंद्र सिंह जुड़े हैं। नितेंद्र, अगर हम बात करें, आज प्रधानमंत्री ने कोविड वॉरियर्स की बात की, सलाम किया उन सभी कोरोना योद्धाओं को जिन्होंने देश के लिए काम किया और लगकर काम किया, लेकिन साथ ही फार्मा उद्योग के भारत जिस मजबूती के साथ वैक्सीन और फार्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उसको भी सामने रखा। किस तरह भारत की इस ताकत को हम विश्व के सामने और आगे ले जा सकते हैं, किस तरह ये भी तस्वीर आज आपको प्रधानमंत्री के संबोधन में स्पष्ट नजर आई है? बिल्कुल, देखिए ममता, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 75 साल में हमने संघर्षों का दौर देखा, फूड सिक्योरिटी पे, रोजगार पे फोकस रहा, लेकिन आने वाले वक्त में अगले 5 साल में, 10 साल में इनोवेशन, रिसर्च पे फोकस रहेगा और इस पर अगर ध्यान दिया गया तो जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो या फिर वैक्सीन के सेक्टर में हो, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर नए नए इनोवेशन होंगे, रिसर्च होंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अपने देश में ही दवाइयाँ बनेगी, वैक्सीन बनेगी जो लोगों को सस्ता मुहैया होगा और सरकार उन वैक्सीन का आम आदमी के हित में काम करेगी। और इस वजह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हो, उनको प्रोत्साहित करने की बात है। अगर हम कोरोना के काल में देखें तो कोरोना के काल में जो वैक्सीन बनी है, अपनी जो स्वदेशी वैक्सीन है, ICMR और भारत बायोटेक के मिल करके इस वैक्सीन को, कोवैक्सीन को बनाया है। वो 1 साल के भीतर हमारे वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाया है, तो हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। पहले ऐसा होता था कि वैक्सीन दूसरी जगह बनती थी, कई सालों बाद अपने देश में आती थी, तो अब वो चीज़ें बदली हैं और आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिलेगा कि दवाओं पे जहाँ तक बात है, फार्मा सेक्टर में भारत भी हब माना जाता है। जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत और दुनिया के 200 देशों में निर्यात भी करता है। साथ ही साथ अपने नागरिकों को हम सस्ती, जो प्रधानमंत्री जन औषधि जो परियोजना है उसके माध्यम से सस्ती दवाएं, आपको पता है कि यानी कहीं ना कहीं नितेंद्र, एक और हम जमीन पर आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको सस्ती दवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम रिसर्च के जरिए
नए आयाम भी छूने की कोशिश कर रहे हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच अब स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार ने दी है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जब हम बात करते हैं आज़ादी के जश्न की, तो हम बता रहे हैं आपको कि देश के कोने कोने में सभी राज्यों में आज तिरंगा फहराया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आज अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विभिन्न विशेष समारोह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी 75वीं आजादी के दिन के समारोह के अवसर पर फरीदाबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को याद कर उन्हें नमन किया। और आजादी के इस जश्न में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां भी मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विशेष समारोह में शिरकत करते हुए तिरंगा फहराया। और आजादी के दिन के मौके पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में ध्वजारोहण किया। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर दूरदर्शन महानिदेशालय में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने तिरंगा फहराया और गार्ड का निरीक्षण किया। जय हिंद। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के जवानों ने भी आजादी के इस दिन के मौके पर तिरंगा फहराया। तो देश के कोने कोने में सभी वर्गों से हर जन जुड़ा आज के इस आजादी के जश्न के साथ। क्या जवानों की बात करें, आम जन की बात करें, बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, वृद्धजन की बात करें या फिर अधिकारियों की बात करें, हर कोई आज इस विशेष आजादी के दिन के जश्न में शामिल हुआ। उत्तराखंड की सीमा पर आईटीबीपी के जवानों ने भी 13,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। हमारे देश की सीमाओं के निगहबान ये जवान आज का दिन विशेष महत्व रखता है, न केवल देशवासियों के लिए बल्कि हर जवान के लिए। सेना जो समर्पित है देश की रक्षा के लिए, उनके लिए विशेष तौर पर आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज़ादी का दिन जो हम सबको आज़ादी के महत्व से रूबरू कराता है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने राज्य में खेल सुविधाओं और विद्युतीकरण पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। मणिपुर की पहचान आज एक स्पोर्ट्स हब के रूप में बन चुका है और इसका क्या कारण है, इसके पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो टैलेंट यहाँ से निकल करके सामने आ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इस पे हम बात करते हैं। डॉक्टर एल पिशक सिंह है हमारे साथ, जो यहीं के स्थानीय निवासी है। उनसे हम पूछते हैं कि क्या कुछ सुधार हुआ है खेल को लेकर के, क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर आप देखते हैं पिछले कुछ सालों में, क्या नया है?
when we compare to other states, the Manipur sports stars, boys and the girls, they are very active and very smart. And also now Manipur government and the central government, they are also promoting, and they already established that the Manipur the sport university. Present government, that Narendra Modi ji also, they are also encouraging and they are focusing and they are interested to invest more in Manipur, especially sport items. बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि 16 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जो है उसकी आधारशिला रखी और अब वो शुरू हो चुका है और काफ़ी जो है यहाँ के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, युवा है, उनका आकर्षण जो है खेल कूद के प्रति काफ़ी बढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर के भी केंद्र सरकार ने एक मुहिम चलाई थी कि हर घर में बिजली होगा, यानी कि जो पावर सप्लाई है वो चाहे ग्रामीण इलाके हो, दूर दराज के इलाकों हो या शहरी क्षेत्र में हो, वो अनइरप्टेड सप्लाई उन तक पहुँचे। और इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सुरेश, जो कि मोइरांग के रहने वाले हैं। उनसे ही पूछते पहले क्या स्थिति थी पावर सप्लाई की और अब क्या पावर सप्लाई है और क्या हर घर के अंदर ये पहुंचा है? अभी मोदी जी का हर घर में इलेक्ट्रिसिटी आने से ना हर घर में अभी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया। अभी पहले दिक्कत ऐसा है कि लाइन तो है पर लाइन नहीं आता। अभी 24 आवर लाइट आता है। अभी लाइट आने की वजह से बच्चों लोग रात को ठीक से पढ़ सकता है। सब अभी मणिपुर का लोग खुशी है क्योंकि अभी पहाड़ का जगह में भी लाइट आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं। तो जैसा आपने सुना कि यहाँ पर चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या फिर इम्फाल का शहरी क्षेत्र हो, यहाँ पे तकरीबन पिछले 6-7 वर्षों के अंदर हर घर को में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की गई। और मैं जब यहाँ पे 3-4 दिनों से कई घरों में भी विजिट किया, वहाँ पे ये देखा कि जो महिलाएं हैं उनके चेहरे पे मुस्कान है। वो बताती है कि अब उन्हें मोबाइल चार्ज करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। पानी की सप्लाई जो है पंप के जरिए अब उनके पास आता है क्योंकि अब उनके घर में लाइट की व्यवस्था है। तो काफ़ी एक बड़ा बदलाव जो है मणिपुर में वो देखने को मिला है। और वो ये भी बताते हैं कि जो पावर सप्लाई है वो 24 घंटे है, यानी कि पावर कट ना के बराबर है। तो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है मणिपुर के अंदर, खास तौर पे कनेक्टिविटी को लेकर के जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं या रेलवे का जो नेटवर्क का जो विस्तार हो रहा है, जो जाल बिछाया जा रहा है, वो ये टारगेट है कि इस पूरे मणिपुर का संपूर्ण विकास हो। तो ये रिपोर्ट जो दिखा रही थी कि किस तरीके से देश के हर हिस्से तक सभी सुविधाएं पहुंचाने को प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार और देश में नए नए इनोवेशंस और रिसर्च की भी जरूरत महसूस की जाती रही है। भारत के पास वो क्षमता है कि वैक्सीन और फार्मा इंडस्ट्री के क्षेत्र में वो ग्लोबल लीडर बन सके। डीडी न्यूज से खास बातचीत में भारत बायोटेक के फाउंडर, चेयरमैन और एमडी डॉक्टर कृष्णा इला ने कहा है कि हाल के दिनों में सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो भविष्य में गेम चेंजर साबित होंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीमारियों से आज़ादी की मुहिम चला रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का प्रमुख हिस्सा और देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने वाले कंपनी भारत बायोटेक के फाउंडर, चेयरमैन और एमडी डॉक्टर कृष्णा इला हमारे साथ है। सर, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? हम इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर बहुत अच्छा आगे बढ़ा है। इनोवेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में हम पूरा कंट्री से वर्ल्ड में कोई कम नहीं। वी सेव द एंटायर अफ्रीका, we save the entire Latin America, we save the entire Southeast Asia. So almost 6 billion people are taken one way or other Indian vaccine. Maybe हम लोग भी 123 countries को export कर रहा है। कोरोना के वैक्सीन की बहुत डिमांड है और जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई में भी गैप है, उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? लेकिन हम लोग स्केल अप कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर्स भी ज्वाइन किया, इंडियन न्यूरोलॉजिकल, एफकिन, बिपकॉल, गुजरात डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पूरा लोग ज्वाइन किया। हम लोग बढ़ा रहे हैं। बहुत दिन से डिमांड है कि कब बच्चों के वैक्सीन आएगा कोरोना का, कब तक उम्मीद करते हैं? हम लोग अभी क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में हो गया। मेरे ख्याल में ये महीने में हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ में रेगुलेटरी परमिशन दिया तो हम भी चिल्ड्रंस के लिए भेज सकते हैं कोवैक्स, वो सेफेस्ट वैक्सीन फॉर चिल्ड्रंस के लिए। इंडिया सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भर हो, अपने वैक्सीन और फार्मा हब के रूप में और उभरे, इसके लिए क्या आप देखते हैं कि अगले 25 साल में क्या कुछ करने की ज़रूरत है? हम लोग का क्या है, बहुत इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना है। लॉट ऑफ रॉ मटेरियल है, लॉट ऑफ इंटरमीडिएट्स है, उसको हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है।
हमारा इंडस्ट्री सक्सेस होना है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। से इसके लिए हम भी ये प्रोजेक्ट डाल रहा है गवर्नमेंट के लिए। ये इंटरमीडिएट चाहिए mRNA वैक्सीन के लिए, एडिनो वायरस के लिए, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के लिए, ये 3 प्लेटफॉर्म के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, वो कैसा बन सकते हैं इंडिया में, हम प्रपोजल डाल रहे हैं। वो कुछ मदद किया तो हम 2-3 साल में पूरा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इंडिया में, कर सकते हैं। हम लोग हमारा पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है। इनोवेशन में आप कितना देखते हैं कि इनोवेशन में क्या कुछ करने की ज़रूरत है? हमारा कंपनी भारत बायोटेक बहुत इनोवेशन किया। मैं बोला भाई टाइफाइड कॉन्जुगेट, जीका, चिकनगुनिया, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वी हैव डन ऑल दोस थिंग्स। एंड अब किस को भी कैंसर वैक्सीन है, वो उसको लोग को इवन रेडिएशन भी मुश्किल हो रहा है। ओके, वो लोग कुछ बचा सकते हैं। नेक्स्ट इनोवेशन में हम क्या करना है, कैंसर वैक्सीन, थेरेपेटिक वैक्सीन, कैंसर थेरेपेटिक वैक्सीन, उसमें काम करना पड़ता है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और हमारा जो ये वैक्सीन इंडस्ट्री है इसको कहाँ देखना चाहते हैं? नहीं, हम लोग एक ही संदेश है, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स बहुत आगे कंपेयर टू यूएस एंड यूरोप। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स बहुत आगे। So everybody should be secure in this country, okay? That Indian vaccine companies will help the public and will save the children, will save the economy, okay? For example, 50 crores of people are vaccinated in India, whereas US only 16 crores are being vaccinated. So we are 3 times more done in vaccination. So I think India has done a tremendous progress, and I think manufacturers also helped in that. And I think the game will change. I think the game has started now. I think we'll all help the government to succeed in that program. तो हर लक्ष्य हासिल करने का जज्बा और क्षमता है हमारे पास, बस जरूरत है संकल्प की, जिसका आह्वान आज प्रधानमंत्री ने किया। अधिकारों के साथ कर्तव्य